हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या देख रहे हैं? टेक्सटाइल देख रहे हो, भी शुरू से देख रहे हैं, थ्योरी देख रहे हैं, प्लस साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते चल रहे हैं। और ये थ्योरी क्या है, ये समझ लीजिए, किसी भी चीज का एकदम क्या हो, मेन एकदम हृदय निकाल के रख दिया गया हो, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल का निचोड़ है, ठीक। इसको पढ़ने के बाद से किसी भी एक भी सिंगल क्वेश्चन टेक्सटाइल से आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन ऐसे हो गए जो बहुत हाई लेवल के हो गए, कभी एग्जाम में ना आए हो, तो उसका कसम नहीं है, ठीक। फिलहाल आप लोगों से पूछ ले हाल चाल आपका। आप लोग, मैं आशा करती हूँ, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और सूर्या जी ने कमेंट किया था कि मैम पीजीटी का ब्रांच वाइज करवा दीजिए, ठीक है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं टॉपिक वाइज सारी चीज़ें करा दीजिए, एक बार रिवाइज करा दीजिए। तो सूर्या जी, आपके लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ कि टेक्सटाइल अभी मैंने शुरू किया है, ठीक। और मैं इसको पूरा कंप्लीट, चाहे जितना भी होगा, ठीक है, उसको क्या करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी। और ये टेक्सटाइल का सेकंड वीडियो होगा, ठीक है। मैं उस पर वहां पे ऐसे लगा करके स्टिकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैं करती रहूंगी, आप लोग उसे देखते रहिएगा। बाकी क्या होगा, थंबनेल लेकर ही रहेगा, बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड चेंज होता रहेगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल क्या है, टेक्सटाइल पे मैं थ्योरी लेकर आऊंगी, और ऐसे क्या है, जो एमसीक्यूज वगैरह होंगे वो मिक्स कहीं से भी कुछ भी उठा लाया करूंगी, ठीक है। तो एक दिन ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा। कभी कभी होगा मैं दिन भर में 2 वीडियो भी सोच रही हूँ अपलोड कर दिया करूँ, ठीक। पहले तो सुबह में टाइम क्या है, 10:40, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। 10:40 पे चाहे कुछ भी हो, वीडियो पब्लिक हो जाती है, ठीक है। और अब तो प्रीमियर चल रहा है, आप लोग उसमें आंसर देंगे, मैं देखती रहती हूँ, ठीक है। बहुत बातें हो गई, बातें ना करते हुए एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या करें, पहले बात तो पढ़ना छोड़ करके वीडियो को लाइक कर दे, ठीक। लाइक आप लोग नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए। जहां भी ग्रुप में जुड़े उसे शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग क्या हो, लाभान्वित हो सके, ठीक। अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते, बहुत बातें हो गई। कपास, जिसका इंग्लिश होगा कॉटन। कपास एक वानस्पतिक तंतु है, वेजिटेबल फाइबर है, जो कि बीज से प्राप्त किया जाता है। क्या है, सीड्स फाइबर है, यानी बीज वाला रेशा है, ठीक। एक बीज वाला रेशा और कौन सा है बताते चलिए, तो क्या होगा, कापोक होगा। क्या होगा, कापोक होगा, ठीक। रासायनिक रूप से कपास सेलुलोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, होता है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। अब इधर आ जाइए आप लोग, कपास तंतु देखिए इस तरीके से दिखाया गया है। सूती वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, कोए को एकत्रित करना, यानी कलेक्शन ऑफ पोर्ट्स, ठीक। जो इस तरीके का पोर्ट्स बना होता है वो क्या होता है, यही तो इकट्ठा होता है, यही कोए हैं, यही क्या है, इकट्ठा करते हैं। यहाँ से टूटा हुआ जैसे लग रहा है ना, एक इंगुली ना हो उसके, ठीक। तो ये क्या है, ये पोर्ट्स है, इसमें क्या है, छोटे छोटे बीज हैं, ठीक है। यही क्या है, पहले इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, ओटना, यानी बिनौले को अलग करना, जिसे गिनिंग कहते हैं, ठीक है। गिनिंग प्रक्रिया किसमें होती है, आप कहोगे मैम कॉटन में होती है, ठीक है। किसमें होगी, कॉटन में होगी। गिनिंग भी कितने तरीके से होती है, तो हाथ से ओटना होता है, छड़ या ओटनी विधि से ओटना होता है, और मशीन से ओटनी होती है, ठीक। तो कहीं भी प्रश्न आए कि ओटना कितने प्रक्रिया से होता है, तो आप बताओगे 3 प्रक्रिया से, और स्टेप बाय स्टेप एक हाथ से होता है, एक छड़ या ओटनी से होता है, एक मशीन से होता है, ठीक। फिर सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, गांठे बांधेंगे या बेलिंग करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे क्या होगा, गांठे खोलना वो मिलाना होगा, ओपनिंग ऑफ बेल्स एंड ब्लेंडिंग, ठीक। धुनाई होगी, यानी कार्डिंग होगा। आपको हमेशा बताते हैं, पहले हम लोग बाल को धुल करके तब कंघी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो धुनाई से धुलाई समझ लीजिए, और कंघी से फिर धुलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंघी। पहले यहाँ देखिए, आप लोग को अपने बाल से रिलेटेड हम इसको याद करने का तरीका सिखाएंगे, ठीक। कुएं को एकत्र करना, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए हम लोग सारे सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, ओटना बिलौने को अलग करना, ठीक। हम बाल को बांधे होंगे, ठीक है। नहीं, पहले क्या है, पहले बाल धुलने से पहले, ठीक, हमारे सिर में जुआ पड़ा हो, डैंड्रफ हो, हम अपने घर में मम्मी हो दीदी हो दिखा ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग को रिलेट करते आइएगा, ठीक। सॉरी। तो ओटना बिलौने अलग करते हुए, ठीक, यानी जुएं को डैंड्रफ को अलग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे कि जुएं कैसे निकलेगा, तो हम हाथ से भी निकाल देते हैं, जुआ मारने वाले दवा से भी निकाल देते हैं, और एक कंघी आती है मुझसे भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से आप ये याद करिएगा। फिर क्या होगा, गांठे बांधना होगा। फिर क्या करेंगे, हम जुआ हुआ निकाल करके फिर आपके बाल को क्या करेंगे, गांठ बांध देंगे, ठीक है। फिर बाल में क्या करेंगे, गांठ बांध यानी जूड़ा बना देंगे। फिर आप कहोगे जूड़ा क्यों बनाई, फिर जूड़ा इसलिए बनाया गया कि जूड़ा क्या होगा, फिर जूड़ा ऐसे खोले तो नहीं आप बाल बिखराते जाओगे बाथरूम में नहाने, नहीं ना जाओगे वॉशरूम में,
तो फिर आप क्या करोगे, वॉशरूम में जा करके गांठ खोलोगे और उसे मिला दोगे। ठीक है, शैम्पू करने से पहले क्या है, बन को खोलेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, उंगली ऐसे घुमा देंगे ताकि बाल मेरे क्या हो, बिखर जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम धुलाई करेंगे यानी कार्डिंग करेंगे। ठीक है, फिर कार्डिंग के बाद क्या होगी, फिर हम कंघी करेंगे। जब बाल मेरा धुल जाएगा तो मैं कंघी करूंगी। फिर कंघी के बाद आप क्या करोगे मैम, हम पूनी बना लेंगे। और पूनी बनाने के बाद क्या करेंगे, तो पूनी बनाने के बाद अगर मेरे बाल बराबर नहीं होंगे तो मैम मैं कताई कर दूंगी। ठीक है, क्या कर दूंगी, स्पिनिंग कर दूंगी। ठीक, अब एक बार इंग्लिश वाला फिर से दोहरा देंगे। फिर क्या होगी, कताई के बाद फिर क्या होगा, अब यहाँ से चीजें तो आप हमेशा किसी भी चीज में, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो बुल हो, मतलब जो भी बुनाई वाली चीजें होगी, तो लास्ट में वीविंग, फिनिशिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग ये कॉमन होता है। ठीक है, कहीं भी होगा तो ये कॉमन होगा, इसको आप लोग क्या है अपने जगह पे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा, बुनाई यानी वीविंग, परिसज्जा यानी फिनिशिंग, रंगाई एवं छपाई यानी डाइंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है, अब यहाँ से चीजें थी तो यहाँ से आप लोग ऐसे जैसे मैं बताई हूँ, अगर इस तरीके से जरा सा भी आप लोग को लगे कि हेल्प मिला है तो आप लोग इसको क्या करते हो, क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कलेक्शन ऑफ पोर्ट्स, फिर गिनिंग कितने विधि से, 3 विधि से, हाथ से, छड़ और उठनी से, मशीन से। ठीक, फिर क्या करेंगे, गांठे बांधेंगे यानी बेलिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, गांठ को खोलेंगे, ओपनिंग एंड बेल्स एंड बेल्डिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग। ठीक, फिर क्या करेंगे, धुनाई करेंगे यानी कार्डिंग करेंगे। फिर कंघी करेंगे यानी कॉम्बिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से भी याद कर लीजिए मैम, अगर हम कार लिख रहे हैं, ठीक है, तो कार में पहले सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। और अगर हम कॉम्ब लिख रहे हैं तो पहले ए ना आकर के बाद में ओ आएगा, तो पहले ए आता है पहले ओ आएगा। आप कहोगे नहीं मैम पहले तो ए आता है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। मैं एक साथ कई ट्रिक देती चलती हूँ, जो आपको समझ में आप उसे क्या करते हो, अपना सकते हो। तो कंघी करना यानी कॉम्बिंग करना। ठीक, पूनी बनाना यानी सिल्वरिंग करना, कताई यानी स्पिनिंग करना, बुनाई यानी वीविंग करना, परिसज्जा यानी फिनिशिंग करना, रंगाई एवं छपाई, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जब इस तरीके का कुछ लेकर के आओ ना तो वो क्लास छोड़ करके गायब हो जाते हैं। ठीक, कि अरे ये न जाने क्या लेकर, जब तक आप घुस करके नहीं पढ़ोगे किसी चीज को तो नौकरी ऐसे हवा में नहीं मिलती है। ठीक है, एक सीट पे हजारों हजार लोग बैठे पड़े हैं। ठीक है, तो क्या आपके अंदर वो काबिलियत है कि 1000 लोगों को पछाड़ सको? 1000 लोगों को पछाड़ने की काबिलियत तभी होगी जब आप विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सूती कपड़े की सिकुड़न मर्सराइजिंग प्रक्रिया से कम की जाती है। रुई यानी कॉटन के उत्पादन में उटाई यानी गिनिंग की आवश्यकता पड़ती है। गिनिंग वर्ड स्पेशली किसके लिए आता है, तो आप कहोगे मैम हम कॉटन से मैच करा देंगे, अगर कहीं आएगा तो हम कहेंगे ठीक है। अब क्या है, उटाई की प्रक्रिया से रेशों में उपस्थित धूलकण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। कपास 1 वर्षीय पौधा है। कौन सा है, 1 वर्षीय पौधा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए परिसज्जा। कपास के वस्त्र पर थोड़ा सा इस तरीके से मैं जूम बहुत ज्यादा कर देती हूँ ना, तो जब वीडियो क्रॉप करती हूँ तो उसमें लिखा हुआ अक्षर भी कट जाता है। इस चीज को मैंने देखा है वीडियो में। परिसज्जा क्या है, कपास के वस्त्र पर मर्सराइजिंग परिसज्जा की जाती है। ठीक, कपास की विशेषताएं क्या है, संगठन क्या क्या है, कपास सेलुलोज का बना होता है। इसके संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भाग लेते हैं यानी CHO। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भाग लेते हैं। इसमें कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है C6H10O5N। ठीक है, शुष्क कपास में 97% तक सेलुलोज पाया जाता है तथा कुछ मात्रा में मोम भी पाया जाता है। ठीक है, भौतिक विशेषताएं क्या हैं, रंग यानी कलर क्या होगा, सामान्यतः कपास क्रीम कलर, सफेद रंग का होता है। ठीक है, कैसा होगा, क्रीम कलर होगा या सफेद होगा। ठीक है, लंबाई सामान्यतः कपास के तंतु की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहोगे मैम 1.5 इंच होती है। एग्जैक्ट 1.5 इंच होता है, नहीं, 1.5 इंच से 2.5 इंच तक होता है। वृंदा मैम के बुक में क्या दिया है, आधा से 2.5 इंच तक दिया है। ठीक है, मोटाई क्या होगी, तो कपास के रेशे का व्यास 16 से 20 माइक्रोन होता है। कितना होगा, 16 से 20 माइक्रोन होगा। मजबूती इसकी क्या होती है, तो कपास का रेशा काफी मजबूत होता है। गीला होने पर इसकी मजबूती 30% तक अधिक बढ़ जाती है। ये क्या है, कम्युनिटी बॉक्स पे इसको पोल कराए थे, आप लोग कितने लोग गलत आंसर दिए थे। अभी ये तो मैं एक दिन मैं सब जितना भी कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट की हूँ ना, एक दिन सब स्क्रीनशॉट खींच कर लाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कितने प्रतिशत लोग सही किए, कितने लोग गलत किए हैं। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन मैं कराती रहती हूँ। प्रत्यास्थता क्या है,
प्रत्यास्थता कपास के रेशे में प्रत्यास्थता के गुण का अभाव होता है, अतः खींचकर फैला नहीं सकते। ठीक। प्रतिस्कंदता क्या होगा? प्रत्यास्थता के समान ही इसमें प्रतिस्कंदता का सख्त अभाव रहता है। इसमें आसानी से सिलवटें पड़ जाती हैं। कहीं भी कॉटन कपड़ा क्या हो, पहन करके बैठो उठो तो पीछे क्या एकदम ऐसे ऐसे सिलवटें पड़ जाती है, सिकुड़ जाता है। ताप संवाहकता क्या है? सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। इसे गर्मी के मौसम में पहनने पर भी गर्मी नहीं लगती, बल्कि शीतलता का अनुभव देते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में कॉटन को प्राथमिकता देते हैं। ठीक। अवशोषकता क्या है? तो कपास के वस्त्र अच्छे अवशोषक होते हैं, यानी पसीने को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। ठीक। मर्सराइजिंग परिसज्जा से वस्त्र की अवशोषक क्षमता बढ़ जाती है। अवशोषकता का गुण बुनाई पर भी निर्भर करता है। प्रकाश का प्रभाव कैसा होगा? निरंतर सूर्य के प्रकाश में रखने से सूती वस्त्र कमजोर होकर निर्बल हो जाते हैं। वह इनका रंग भी क्या होता है, पीला पड़ जाता है, यानी कलर फेड हो जाता है। ठीक। सूती वस्त्र तैयार करने का क्रम क्या होगा? सीजिंग होगा, डिजाइनिंग होगा, सिंजिंग, डिजाइनिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, टेंडरिंग, कैलेंडरिंग। अब आप बता दो कैलेंडरिंग में क्या होता है और टेंडरिंग में क्या होता है। तो आप कहोगे मैम टेंडरिंग में तो आजकल शादी ब्याह का फैशन सीजन चल रहा है, तो टेंडरिंग में तो टेंट हम लोग चारों कोना बराबर देखते हैं। कैलेंडरिंग क्या होता है? कैलेंडर एकदम चिकना होता है, और कैलेंडरिंग में क्या होता है, प्रेस करने के बाद कपड़े क्या होते हैं, एकदम चिकने हो जाते हैं। और कहाँ पे, क्या हमारे घर पे प्रेस होता है? तो आप कहोगे नहीं मैम, ये क्या होता है, प्रयोगशाला में, वहां पे फैक्ट्रियों में प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में न जाने कई कई 100 मीटर क्या होते हैं, कपड़े प्रेस हो जाते हैं। ठीक है। स्काउरिंग में क्या होता है, गंदगी निकाला जाता है। मर्सराइजिंग में क्या होता है, कपड़े में चमक लाई जाती है। कपास प्राकृतिक तंतु है, यानी नेचुरल फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर है। ठीक है। सूती वस्त्र कपास से तैयार किया जाता है। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषकता का गुण सूती यानी रेशे कपड़े में होता है। ठीक है। विरंजक का प्रभाव कैसा होगा, यानी अम्ल और उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे कपास पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का प्रयोग किया जाता है। सिकुड़न, कपास के तंतु सिकुड़न अवरोधक नहीं होते हैं। फफूंदी प्रतिरोधकता, कपास के तंतु फफूंदी प्रतिरोधक नहीं होते हैं, यानी फफूंदी लगता है। ठीक। इन्हें नम स्थानों पर रखने से इसमें आसानी से फफूंदी पनप जाती है। ठीक है। बरसात के मौसम में अगर कोई कपड़ा रखे हो, बहुत दिनों तक धूप ना निकले, तो देखिए उस पे कहीं ना कहीं सफेद सफेद कलर के ऐसे फफूंद लग जाते हैं। ठीक है। चमक क्या है, यानी लश्चर क्या होगा? कपास के तंतुओं की सतह खुरदरी होने के कारण इसमें चमक का अभाव होता है तथा मंद दिखाई देते हैं। मर्सराइजन परिसज्जा द्वारा ही चमक उत्पन्न की जाती है। इसीलिए क्या है, मर्सराइजेशन परिसज्जा किस पे होती है? कॉटन पे होती है। क्यों? क्योंकि कॉटन का कलर डल होता है। ठीक है। तो उसमें लश्चर लाने के लिए, चमक लाने के लिए मर्सराइजेशन किया जाता है। ठीक है। रासायनिक विशेषताएं क्या होगा? अम्ल का प्रभाव इस पे क्या होगा? तो आप कहोगे अम्ल के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है। और सांद्र अम्ल कपास के तंतु को जला डालते हैं। क्षार का प्रभाव क्या होगा? तो सामान्यतः तापक्रम पर तनुक्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होगा, अगर हार्ड क्षार होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। आप लोगों को अम्ल से मैं कुछ याद करवा दूं, आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा जिस तरीके से मैंने याद किया है। अम्ल क्या होता है? खट्टी चीजें जो होती है, अम्ल होता है ना। आप लोग को अम्लीय चीजें पढ़ाए हो, पीएच मान पढ़ाए है ना। तो जो 0 से लेकर के 7 तक रहता है वो क्या है, अम्लीय है। ठीक। 7 क्या न्यूट्रल है, मतलब 7 के अंदर तक। ठीक है। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है। सॉरी। दही क्या है? दही खट्टी होती है ना। आप लोग सुनते चलिएगा, स्किप मत करिएगा। दही क्या होती है, खट्टी होती है। सूती कपड़े में आप दही को बांध दीजिए। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो घर में मम्मी मम्मी होंगी, पूछ लीजिएगा। क्या होगा, दही को कपड़े में बांध दीजिए। बहुत ज्यादा दही हो उस कपड़े में बांध दो, पानी निकल जाएगी, फिर क्या है, दही एकदम पनीर की जैसे बन जाएगी, बच जाएगी। ठीक। लेकिन उस कपड़े में अगर 2 से 3 बार और दही बांध दिए तो कपड़ा क्या है, जहां जैसे बंधा रहेगा ऐसे ही कपड़ा वहां से बीच से फट जाएगा। अब कहिए क्यों? क्योंकि दही खट्टी है, उसमें अम्ल है। तो दही तो क्या होगा, कपड़े पे अम्ल का प्रभाव सूती कपड़े पे होता है, लेकिन क्षार का प्रभाव नहीं होता है। और इसी का अपोजिट कर दीजिए तो ऊन और सिल्क पे क्या होता है, अम्ल का प्रभाव नहीं होता है और क्षार का प्रभाव होता है। डायरेक्ट उल्टा कर दीजिएगा, आपको दोनों का आंसर क्लियर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैम कैसा ट्रिक लगा।
रंगों के प्रति सादृश्यता। कपास में रंगों के प्रति उत्तम सादृश्यता होती है। इस पर रंग पक्के चढ़ते हैं। पसीने का प्रभाव कैसा होगा? अम्लीय पसीने द्वारा कपास का रंग प्रभावित होता है, किंतु क्षारीय पसीने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अब कहोगे मैम क्या पसीना भी अम्लीय और क्षारीय होता है? तो कितने लोगों के पसीने क्या है, अगर इसके कहे मुताबिक माने तो खट्टे होते हैं, और कितने लोगों के पसीने क्या है, नमकीन होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। ठीक है, अब ये तो सब लोग अपना अपना पसीना टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। ठीक है, यानी प्रेस करते समय चाहे जितना भी वो लगा लो, क्या होता है कपड़ा मतलब बहुत उस पे जलता नहीं है। लेकिन अब ये नहीं कि जलते हुए रख दो तो जलेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिस मतलब टेम्परेचर पे कॉटन और वूल सिल्क और वूल जल जाएगा, उस पे ये क्या है, सहन बर्दाश्त कर लेता है। सहन की क्षमता इसके अंदर होती है। कपास एक बीज वाला तंतु है। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है, यानी यूनिवर्सल फाइबर है। कपास के रेशे की लंबाई 1.5 इंच से 2 इंच तक होती है। या बिरंदा मैम के बुक में क्या दिया है, आधा इंच से 2.5 इंच होता है। सेलुलोज कपास का रासायनिक नाम है। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता सूती वस्त्र में होती है। एक और जोड़ते चलिए, गीली अवस्था में 30% क्या होता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, और गीली अवस्था में वूल कितना प्रतिशत कमजोर हो जाता है, तो 40% क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यही सब जो चीजें ये सब दिया है ना, यही सारी चीजें तो क्या सब निचोड़ है। बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप इसमें क्या करोगे, याद कर सकते हो। जैसे दिया है ना डायग्राम बना के, ऐसे ही आप भी एक बॉक्स बनाओ, उसमें सारी चीजें लिखते चले जाओ। एग्जाम के समय एक बार रिवाइज करो, जाके बैठो, परीक्षा के लिए एक सीट आपके नाम। ठीक है, सेलुलोज कपास का रासायनिक नाम है। पसीना सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कास्ट वुल सूती और ऊनी तंतुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसको भी याद करा दे आप लोगों को। कास्ट कॉटन, ठीक, अगर हम कॉटन लिख दिए तो COT, तो कट ले लिए। ठीक है, और बोल यहाँ ले लिए। ऊन को क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, WOOL होगा कि WOLL? आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा। WOLL आई थिंक होगा, आप लोग कंफर्म करिएगा क्या होगा, शायद ये वाला होगा क्या, WOOL। ठीक, तो बुल हो गया। तो आप क्या कहोगे, मैम बुल यहाँ ले लिया और काटन यहाँ ले लिया, तो सूती और ऊनी कपड़ों को मिलाकर क्या हो गया, कास्ट बुल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से टेरी कॉट आता है, तो क्या हुआ, टेरिलीन को ले लीजिए, ठीक, और कॉटन को ले लीजिए, तो क्या होगा, टेरी काट हो जाएगा। इसी तरीके से चीजें जोड़ जोड़ कर किसी भी चीज को याद किया करिए। ठीक है, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान अमेरिका का है, जबकि कपास के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये डेटा चेंज होता रहता है, आप लोग इसको देखते रहिएगा कि क्या सही है। ठीक, किसी के भी पढ़ाने पे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, उसके पढ़ाने पे आंख बंद करके नहीं एग्जाम हॉल में चले जाइएगा, एक बार जाकर के वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में लंबा दिखाई देता है। कपास का तंतु अनुदैर्ध्य काट में चपटे फीते के समान प्रतीत होता है। ठीक है, अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या मैं देखूं आप समझ पा रहे हो कि अनुप्रस्थ मतलब लंबा होता है, अनुदैर्ध्य मतलब लेटा हुआ, आप क्या समझ रहे हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कराऊंगी। ठीक है, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराई जाती है। अब यहाँ तक कॉटन की चीजें हो गई खत्म। बहुत अच्छे से दिया गया है इस बुक में कॉटन के लिए। अब इसको अगर इतना पढ़ लोगे ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन क्या है, छूटेगा नहीं। ठीक है, एक लीलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीलन क्या है, एक वानस्पतिक रेशा है, वेजिटेबल फाइबर है। लीलेन के रेशे फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। फ्लेक्स जानते हैं क्या होता है, हम लोगों के जो अलसी होती है ना, जिसको गांव में तीसी कहते हैं। ठीक है, तो अलसी यानी तीसी का पेड़ कितना बड़ा होता है, कोई देखा है, इतने बड़े बड़े होते हैं। अब यहाँ वीडियो में पॉज कर पाती ना, तो आप लोग को अलसी का पौधा दिखाती। ऐसे इतने छोटे छोटे ही तो होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। और इसमें ब्लू ब्लू कलर का, व्हाइट व्हाइट कलर का ऐसे कुछ फूल होता है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े नहीं होते, एकदम झाड़ी की तरह ही ऐसे होते हैं। ठीक, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, तो इनके तने को क्या करते हैं, कूट करके बनाते हैं। लीलेन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ व मजबूत होते हैं। मिस्र को लीलेन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, लीलेन तंतु इधर फिगर दिखाया गया है। लीलेन वस्त्र का उत्पादन, तने से बीज अलग करना, तंतु को तैयार करने हेतु
तने से बीज एवं पत्तियों को अलग करने की क्रिया रिपलिंग कहलाती है। ठीक है, रिपलिंग शब्द जहां जुड़े आप तुरंत कहाँ लगाओगे मैम, लिलेन होगा। ठीक है, और जहां भी गिनिंग जुड़े आप कहोगे मैम कॉटन होगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी होती है जो प्रश्न को सही करने में हमारी मदद करती है, और हमें प्रश्न को सॉल्व करते समय अपने सारे ज्ञानेंद्रियों को एकदम खोल लेना होता है कि ताकि हम शब्द से शब्द को क्या करें, टैकल कर सके या पकड़ सके। ठीक है, तने से बीज एवं पत्तियों को निकालने के बाद तने को बंडल में बांधा जाता है और गलाने की क्रिया के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, गलाना यानी रेटिंग प्रक्रिया। ठीक, रिपलिंग रेटिंग। ठीक है, रिपलिंग क्या था, पत्ती और तने को जब अलग कर रहे थे, बीज और पत्तियों को अलग कर रहे थे तो क्या था, रिपलिंग था। और जब हम तने को गलाने ले जा रहे हैं तो क्या है, रेटिंग है। ठीक, क्या है, रेटिंग है। ठीक, गलाने की क्रिया कई विधि से की जाती है, जैसे ओस द्वारा गलाते हैं, ओस जानते हैं आप लोग, कोहरा जो शीत हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कोहरा, शीत, ओस। ठीक, फिर पानी द्वारा गलाते हैं। यांत्रिक गलाने की क्रिया, रासायनिक गलाने की क्रिया। ठीक है, यांत्रिक यानी यंत्र का प्रयोग करते हैं और रासायनिक यानी केमिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, केमिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक, निर्माण प्रक्रिया कैसे होगी, तंतु का संग्रह करना, फिर तोड़ना, फिर पीट कर अलग करना, फिर तंतु का शोधन या कंघी करना। नंबर 5 क्या है, कताई। छोटे आकार के फ्लैक्स तंतु को टो कहा जाता है। ये क्या है, टर्मिनोलॉजी इसे कहेंगे, टो किसे कहेंगे, तो आप कहोगे मैम फ्लैक्स के छोटे आकार के जो तंतु होंगे उसे हम टो कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम कपास के समान धुनाई की क्रिया की जाती है जिससे तंतु क्या हो, सीधा हो जाता है। ठीक है, वहां निकल लिए भैया तुम, इधर आ जाइए आप लोग। लिलेन वनस्पति जगत से प्राप्त प्रमुख रेशा है। लिलेन फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिलेन का पौधा वार्षिक होता है। इसका वास्तविक नाम लिलेन यूसी टेटिशियम होता है। इंपॉर्टेंट हो गया। लिलेन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं और अधिक महंगे भी होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे वो क्या कहते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन बन जाए, कथन नंबर 1 लिलेन क्या है, सूती से महंगा होगा, सही है। ऑप्शन बी, लिलेन सूती से अधिक मजबूत होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लिलेन सूती से अधिक टिकाऊपन होता है। और उपरोक्त सभी, तो आप क्या करोगे, उपरोक्त सभी होता है, महंगा भी होगा, टिकाऊ भी होगा और अधिक मजबूत भी होता है। ठीक है, लिलेन तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, तने से। और कपास किससे होता है, तो आप कहोगे मैम बीज से, और बीज से और कौन सा होता है, तो कपोक होता है। ठीक है, ये सीड फाइबर होते हैं। इनकी 8 पूनियां बनाई जाती हैं, फिर इनकी कताई की जाती है। ठीक, एक विशेषता दे दिया कि 8 पूनी, अगर पूछ ले 8 पूनियां किसमें बनाई जाती हैं, तो आप कहोगे मैम लिलेन में बनाई जाती हैं। ठीक है, लिलेन के तंतुओं की कताई 2 प्रकार से की जाती है। एक शुष्क कताई यानी ड्राई होती है, और एक क्या है, आर्द्र कताई यानी वेट होती है। ठीक है, आर्द्र मतलब गीली कताई। ठीक है, शुष्क कताई क्या होगी, शुष्क कताई में आर्द्रता का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे खुरदरा और समान धागा उत्पन्न होता है जो विशेष रूप से मजबूत होता है। इस धागे से मोटे, भारी एवं सस्ते लीलेन वस्त्र तैयार होते हैं। आर्द्र कताई में क्या होगा, इस विधि से नर्म, महीन एवं समान धागा तैयार होता है जिसमें महंगे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, लिलेन वस्त्र की, यहां भी देख लीजिए क्या है, आर्द्र कताई से क्या होगा, महंगा वस्त्र तैयार होगा। लिलेन वस्त्र पर की जाने वाली परिसज्जा कौन कौन सी हैं, लिलेन पर की जाने वाली सबसे सामान्य परिसज्जा ब्लीचिंग होती है। क्या होती है, ब्लीचिंग होती है। कुटाई यानी बिटलिंग लोच महता एवं सामान्य मोटाई के लिए होता है। कैलेंडरिंग क्या होगा, चमक एवं चिकनेपन के लिए होता है। मर्सराइजिंग किसके लिए होता है, चमक के लिए होता है। आप कहोगे मैं मर्सराइजिंग तो अभी हम कॉटन के लिए पढ़े हैं कि कॉटन के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है, क्योंकि कॉटन में कोई चमक नहीं होती, कोई लस्टर नहीं होता है। ठीक है, साइजिंग आकार में वृद्धि के लिए होता है। सलवट प्रतिरोधक, प्रतिस्कंदता एवं आसन देखभाल के लिए होता है। ठीक है, आसान देखभाल के लिए होता है, आसन हम पढ़ दी। अब यहाँ लिलेन की विशेषताएं पढ़ लिया जाए। लिलेन के तंतु की सामान्यतः लंबाई 25 से 30 होती है। बहुत छोटा होता है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। इंच में लिलेन के तंतु की लंबाई 12 से 20 इंच होती है। ठीक,
अगर कोई पूछ दे लीलन के तंतु की लंबाई कितनी होती है तो आप कहोगे मैम 12 से 20 इंच होती है। ठीक। रंग कैसा होगा? लीलन तंतु का प्राकृतिक रंग क्रीम सफेद से ग्रे तक होता है। ठीक है। क्या था? ये सारे चीजें कॉटन में थे बट ग्रे विशेषता नहीं था। ठीक। जो गलाने की विधि पर निर्भर करता है। मजबूती कैसी होगी? तो आप कहोगे मैम ये तो आप एक बार कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन पोल की थी कि कितना गुना उससे मजबूत होता है कॉटन से लीलन, यही वाला प्रश्न है क्या? तो हम कहेंगे हाँ यही था, यहीं से उठाकर अपलोड किए थे। ठीक। मजबूती, लीलेन का तंतु कपास से 3 गुना अधिक मजबूत होता है। ठीक है। मजबूती के मामले में प्राकृतिक तंतुओं में ये सिल्क यानी रेशम के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है। यानी नेचुरल फाइबर जो है, नेचुरल में क्या है, ये सिल्क के बाद क्या है, दूसरा सबसे मजबूत स्थान वाला क्या है, फाइबर है, रेशा है। ठीक है। चमक, महीन लीलन में सिल्क के समान चमक होती है। संगठन इसका क्या है? लिलेन एक वानस्पतिक प्राकृतिक तंतु होता है जो सेलुलोज से बना है। ठीक है। जितने भी प्राकृतिक होंगे सब सेलुलोज से बने होंगे। ठीक है। वो उसको छोड़ करके, किसको? बुल को और सिल्क को छोड़ करके वो क्या है? प्रोटीन फाइबर है। ठीक। कच्ची अवस्था में लिलेन का संगठन निम्नलिखित है। लिलेन में क्या क्या होता है इसको आप लोग घोल करके पी जाइएगा। ठीक है। ये जितनी भी विशेषताएं दी हैं इसको आपको क्या करना है? घोल करके पी जाना है। ठीक। कुछ भी छोड़ना नहीं है। सेलुलोज कितना होगा? 71%। वाटर कितना होगा? 11%। गम कितना होगा या पैक्टीन जिसे गोंद कहते हैं कितना होगा? 9.5%। ठीक है। अन्य अशुद्धियां कितनी होंगी? 6% होती हैं। परिपक्वावस्था में लीलेन का संगठन निम्नलिखित है। सेलुलोज 66 से 70%, फैट 2.4%, प्राकृतिक अशुद्धियां 26 से 30%। लीलेन में लगभग 70 से 75% क्या होता है? सेलुलोज होता है। ठीक है। और वहीं काटन में क्या था? तो वो 90% तक था। ठीक है। अब ये चीजें आपको क्या है, तो पैक्टीन या गोंद कहाँ पाया जाता है? तो आप कहोगे मैम लीलेन में इस तरीके से गांठ होती है और इसी गांठ में क्या होता है? पैक्टीन या गोंद पाया जाता है। ठीक है। इसी गांठ में क्या है? पैक्टीन या गोंद भरा रहता है। ठीक। जैसे गन्ना होता है ना, ऐसे गन्ने की तरह। अब यहाँ आ जाइए, हम लोग जूट के बारे में पढ़ लें। जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। भारत में कपास के बाद इसका ही उपयोग किया अधिक होता। आजकल तो और प्रचलन हो गया, जूट के बैग हो गए, जूट के कपड़े तक आने लगे हैं। ठीक है। जूट के पौधे के तने को काटकर गलने के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है जिससे इनकी ऊपरी छाल गल जाती है। ठीक है। क्या होती है? ऊपरी छाल गल जाती है। ऊपरी छाल गल जाती है। इनके रेशे लीलेन के रेशे के समान पृथक पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। स्पर्श में ये कैसे होते हैं? चिकने एवं रेशम के समान चमकदार होते हैं। कौन? जूट। जूट की विशेषता में देख लीजिए। आप लोग इस चीज को भरोसा नहीं करोगे कि मैम चिकना और रेशम की तरह समान चमकदार होगा। हाँ जी होता है। ठीक है। लेकिन कड़कीले होते हैं। क्या होंगे? कड़कीले होते होते हैं। ठीक है। ब्राइलेट होते हैं। ठीक। इनसे थोड़ा सा ब्लर आया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक। इतना भी ब्लर नहीं है कि आप देख ना सके, हम पढ़ रहे हैं ना। इनसे चमकदार परंतु कड़े एवं खुरदरे सूत का निर्माण होता है। इसलिए इन रेशों से पहनने के वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। इसका उपयोग टाट टाट जानते हो आप लोग? प्राइमरी स्कूल में, अब तो खैर डेस्क बेंच हो गया है, जो नीचे ऐसे आती थी ना, टाट पट्टी बिछा करके बैठने वाले से चौड़े चौड़े। ठीक। ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसे बीच में होता था, कहीं रेड होता था। ठीक है। तो ये जो लंबी लंबी जो टाट पट्टी है इसी को टाट कहते हैं। ठीक है। बोरी, डोरी, दरियां, गलीचे आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक। इसका उपयोग बोरी बनाने में किया जाता है। जैसे प्याज वाली बोरी हो गई, जो गेहूं रखने वाली बोरी होती है, आलू रखने वाली बोरी, ये सब क्या है? ये जूट का ही तो बनता है। पैकिंग में इसका उपयोग अधिक होता है क्योंकि ईंट के रेशों में प्राकृतिक रूप से कीड़े मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान होती है। ठीक है। अब क्या है? बुल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह एक प्राणिज प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक में भी कैसा है? प्राणिज है। प्राणिज है कि वेजिटेबल? आप कहोगे नहीं मैम प्राणिज है। ठीक है। ऊन का उद्गम स्थल इंग्लैंड को माना जाता है। मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन सर्वश्रेष्ठ किस्म के होते हैं। ऊन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? सामान्यतः ऊन भेड़ों के बाल से ही प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्ति के साधन निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? ऊनी रेशे प्रोटीन के बने होते हैं।
जिन भेड़ों को का पालन पोषण केवल उन्हें मार कर खाने के लिए होता है उसे खींचा गया ऊन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, जैसे बकरी मारी जाती है ना, मार करके सब लोग खा लेते हैं, तो उसी तरीके से जो भेड़ लोग पालते हैं खाने के पर्पज से, तो उनके बाल को क्या होता है, खींच लिया जाता है, उसे खींचा हुआ वूल कहते हैं। दुर्घटना में मर जाने पर मृत भेड़ से प्राप्त बाल को क्या कहते हैं, मृत ऊन कहलाती है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये ऊन का संरचना है। ऊन में देखिए क्या है, ये सब इस तरीके से सल्के पाई गई हैं, यानी ऊन में क्या होता है, शल्के पाई जाती हैं। ठीक, अंगोरा बकरी, टर्की, ठीक है, यह एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। टाइम आप लोग देखोगे कितना हो रहा है, आप लोगों को लगता है कि ऐसे ही चलो ठीक है, कुछ भी कोई पढ़ा देता है, कर देता है। देखिए 11:39 हो रहा रात को, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं जग के क्या है वीडियो रिकॉर्ड करा, ऐसे थोड़े 10:40 पे हो जाता है वीडियो अपलोड। भाई मेरे पास भी काम होते हैं नहीं होते हैं। अभी तो फिलहाल चलिए ठीक है, फिर भी 40 दिन की छुट्टी है तो उसमें जो भी हो पा रहा है। अब क्या है, इस प्रकार एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इससे प्राप्त ऊन अंगूरा ऊन कहलाता है। क्या, अंगोरा या अंगूरा ऊन कहलाता है। ठीक, इसके बालों को मोहेर भी कहा जाता है, तो अंगोरा और क्या है, मोहेर कहे जाते हैं इसके बालों को। ठीक है, अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। कहाँ मिलता है, टर्की में मिलता है। ठीक है, बहुत महंगे होते हैं। कश्मीरी बकरी हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में पाई जाती है। इस बकरी से प्राप्त ऊन के तंतुओं की दो परतें होती हैं। ऊनी परत के तंतु खुरदरे तथा सख्त किस्म के होते हैं, जबकि ऊपरी परत के, जबकि निचली परत के तंतु कोमल एवं चिकने होते हैं। अंगोरा खरगोश, अंगोरा बकरी भी और अंगोरा खरगोश भी है। ठीक है, अंगोरा खरगोश से प्राप्त ऊन कोमल तथा रेशम की सतह चमकदार होती है। इससे तैयार किए गए सूत्र मतलब धागे से स्वेटर या बच्चों के वस्त्र बनाए जाते हैं। अल्पाका पेरू में पाया जाता है। ठीक, अल्पाका पेरू में पाया जाता है। इसके बाल लंबे, कोमल व घने होते हैं। इनके बालों से प्राप्त ऊन से रोएदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। लामा क्या है, इस जानवर से प्राप्त ऊन भारी व घनी होती है। इस ऊन का रंग धुंधलापन लिए पीला होता है। ठीक, अरे भैया, अब इधर आ जाओ आप लोग। होगेट ऊन किसे कहते हैं, 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, होगेट ऊन कहते हैं। ठीक, अल्पाका रेशों की उत्पत्ति भेड़ के बालों से होती है। ऊनी रेशों की अंततः परत मेडुला कहलाता है, यानी 3 परत होती है ना, इस तरीके से 3 परत हो गई। ठीक, तो अंदर वाला क्या है, मेडुला है, बीच वाला क्या है और बाहरी क्या है। तो आप कहोगे मैम बीच वाला क्या है, एक तो कॉर्टेक्स है और एक क्यूटिकल है, लेकिन ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि मैम क्यूटिकल क्या है, सेकेंड परत है कि फर्स्ट है, और कॉर्टेक्स क्या है। मेडुला तो मैं बता दी कि बीच में होता है। ये आप लोग का क्या है, HW है, यानी होमवर्क है। ठीक, अल्पाका रेशों की उत्पत्ति भेड़ के बालों से होती है। ऊनी रेशों की अंतः परत मेडुला कहलाता है। ऊन ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। यह अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% खिंच जाने के बाद भी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, यानी इतना अगर फैला दिया जाए तो भी क्या होगा, हम लोग क्या है, स्वेटर वगैरह क्या होता है, थोड़ा सा भी टाइट होता है फिर भी क्या करते हैं, पहन लेते हैं। ठीक, ऊंट, ठीक, यह ऊन कोमल, सुंदर व चमकीली होती है। मतलब इनसे जो प्राप्त ऊन होता है कैसे होगा, कोमल होगा, सुंदर होगा और चमकीला होगा। बिक्यूना आ गया, बिक्यूना, बिक्यूना ऊंट जाति का एक दुर्लभ जानवर है। बिक्यूना क्या है, ये भी एक ही ऊंट है। अभी आप सुना जाए, ऊंट है, लामा है, भेड़ है, बकरी है, तो आप क्या कहोगे, ऊंट है। ठीक है, इसके बाल अत्यंत सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले, चमकदार, बारीक होते हैं। इसका रंग क्रीम, हल्का भूरा अथवा भूरा होता है। ठीक है, अब ऊन के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगी, भेड़ों से ऊन प्राप्त करना, यानी क्या है, सियरिंग आप सिप होता है, सिप मतलब भेड़ होता है, सियरिंग मतलब उनके शरीर से बाल को उतारना। ठीक है, ऊन काटने का कार्य जलवायु पर निर्भर करता है। प्रश्न पूछा है, बच्चों के साइंस के बुक में है, क्लास 7th के बुक में है। बहुत बहुत अच्छे से दिया, इसमें इसी प्लेलिस्ट में मतलब चैनल पे बनाकर उसमें डालें, आप लोग देख लीजिएगा कैसे सिल्क बनता है, उनके उनके में सब फिगर दिखाया गया। ठीक है, तो क्या है, ऊन की पहले क्या है,
उन सबों में प्रश्न है बच्चों में कि क्या ठंडे के मौसम में भेड़ के बाल से शरीर से बाल उतारा जा सकता है? तो नहीं, क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि भेड़ में क्या है, भेड़ के बाल में क्या होती है, गर्मी होती है। गर्मी होगी ना, उसी का तो बुल बनाया जा रहा है। तो गर्मी होती है, इसलिए क्या है, उनको शरीर को प्रोटेक्शन होता है। तो गर्मी के मौसम में इस समय क्या है, इस समय उनके शरीर के बाल क्या हुए होंगे, उतार दिए गए होंगे। ठीक है। भारत में ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार, मार्च माह में और सितंबर माह में होता है। समझे? क्यों? क्योंकि मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है। ठीक है। और सितंबर में क्या होता है, सितंबर माह में किया जाता है। सितंबर के बाद से फिर क्या, इधर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पूरी ठंडी आ जाती है। ऊन की कटाई 2 प्रकार से की जाती है, एक हाथ द्वारा कटाई, एक मशीन द्वारा कटाई। ठीक। छटाई और ग्रेडिंग ग्रेडिंग सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। एक ही भेड़े से कई श्रेणियों के ऊन प्राप्त होते हैं और उन्हें अलग अलग कर लिया जाता है। क्या मतलब हुआ? जैसे भेड़ है, ठीक, इस तरीके की मान लीजिए, हमको बनाने नहीं आ रहा, ठीक है, हंसीएगा नहीं आप लोग। ऐसे क्या है, हम मान लीजिए हम एक भेड़ बना दिए, ठीक है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए। अब देखिए, मानने के लिए भी नहीं तैयार है आप लोग, इसीलिए मिट गया। ठीक। चलिए, इधर इसके कान बना दिए और ये क्या हो गया, भेड़ हो गया। ठीक है। इसके जो भी पैर है आप लोग मान लीजिए, ये भेड़ हो गई। ठीक। तो इसके सॉरी, ऊपर के बाल कुछ और होंगे, गर्दन के बाल कुछ और होंगे, नीचे पैर के बाल कुछ और होंगे। जहां जहां जैसे घिसता है ना, उन बालों की अलग अलग ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है। तो क्या होता है, अलग अलग एक ही भीड़ के शरीर से कई कई श्रेणियों में बटे होंगे। पैर के बाल की अलग ग्रेडिंग दी जाएगी, सिर के जो गर्दन वगैरह है, धड़ है, उसकी अलग ग्रेडिंग दी जाएगी। ठीक है। छोटे तंतुओं का उपयोग ऊनी वस्त्रों में और बड़े तंतुओं का उपयोग बस्टेड वस्त्रों के उपयोग में किया जाता है। फिर क्या होगा, सफाई एवं धुलाई होगी, यानी क्लीनिंग एंड स्काउरिंग होगी। ठीक है। छटाई एवं ग्रेडिंग करने के बाद ऊनी तंतुओं की धुलाई एवं सफाई की जाती है। फिर सुखाना यानी ड्राइंग होगी। धुलाई प्रक्रिया करने के बाद, भाई हम कपड़ा सुखा लेते तो धुल लेते तो सुखाते ही तो हैं। धुलाई प्रक्रिया करने के बाद ऊनी तंतुओं को 12 से 16% आर्द्रता में सुखाया जाता है। ठीक है। यानी इतनी नमी होगी तभी सुखाया जाएगा। ठीक। तेल लगाना यानी ऑयलिंग लगाना। तेल लगाने से क्या होता है, नरम हो जाता है ना, जो कड़े बाल होते हैं हम लोग के, रूखे रूखे होते हैं, ऑयलिंग कर लेने से क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो सुखाने के बाद ऊनी तंतु कड़े एवं रुक्ष हो जाते हैं। उन्हें नर्म एवं मुलायम करने के लिए जैतून का तेल ग्लिसरीन लगाकर 2 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है। अब बताइए, जैतून के तेल तो हम लोग नहीं लगा पाते हैं। ठीक है। तो क्या है, जैतून के तेल और ग्लिसरीन लगाकर 2 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है। अब इधर आ जाओ आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। ऊन का सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोने की क्रिया कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया कहलाएगी। किसमें होगा, आप कहोगे मैम बुल में होगा। और मर्सराइजेशन किसमें हो रहा था, तो कॉटन में हो रहा था और लीलन में हो रहा था। ठीक है। बस्टर्ड वस्त्र पर पिल बुनाई की जाती है। ऊन की प्रोटीन को केराटिन कहते हैं। जो देखिए, बाल में क्या होता है, केराटिन नामक प्रोटीन होता है। गाय के खुर हो गए, हम लोगों के नाखून हो गए, और गायों के, गाय भैंस की भी सींग होती है ना, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, हाँ शायद होती है। ठीक। तो गाय और भैंस के जो सींग होते हैं, उनमें भी क्या होता है, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। ऊनी रेशों को पानी में भिगोने पर इनकी मजबूती कम हो जाती है। ठीक। कितने प्रतिशत कमजोर हो जाती है, तो आप कहोगे मैम 40% क्या होती, कमजोर हो जाती है। और पीछे आप रिवाइज करिए, पीछे स्प्रोट ने उसमें कॉटन में कितना था, तो आप कहोगे मैम 30% क्या था, इंक्रीज हो जा रहा था, और उसमें डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। भीगने के बाद इसकी मजबूती 25 से लेकर 30% तक कम हो जाती है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर 40 माना है। ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल 40 ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर अगर फिर से ये 30 को मानते हैं, तो इनके मुंह पे यही बुक हम ले जा करके इनके मुंह पे तमाचा मारेंगे। ठीक है, कि भैया एक बार तो तुमने 40 पढ़ दिया, अब फिर क्या, अब तुम 30 मान रहे हो। इसीलिए हमें क्या लगा कर आना है, कि ऊन अपनी मजबूती खो देती है 40%। ठीक है। और कॉटन कितना मजबूती पा लेता है, तो 30%। ये चीजें हमें याद करके रखना है। ठीक है। ऊनी वस्त्रों को सादी या ट्विल बुनाई द्वारा तैयार किया जाता है। ऊन एक प्राणिज रेशा यानी तंतु है, जो कि रासायनिक रूप से प्रोटीन है। प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इसे प्रोटीन प्रधान रेशा भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहेंगे, प्रोटीन फाइबर इसको कहते हैं। अभी तो ज्यादा है, चलिए देखते हैं, अभी टाइम भी नहीं हुआ है। ठीक। ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा गंधक या सल्फर भी पाया जाता है। आप कहोगे मैम गंधक या सल्फर हम पाए इसमें कितना प्रतिशत जाता है, तो यहाँ सब चार्ट दिया, क्यों परेशान हो रहे हैं, ठीक है। ऊन में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। कार्बन 50%, ऑक्सीजन 24 से 25%, नाइट्रोजन 15 से 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर यानी गंधक 3 से 4%। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दीवार पर चिपका कर रख दीजिएगा नोट बना करके। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊनी तंतु टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। ऊन के बाहरी आवरण को अब बताओ। अब तो आप लोग का आंसर यहाँ मिल गया। बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। चलिए अगर मिल गया तो मैं बता दे रही हूँ। बीच में जो है क्या है? मेडुला है, ठीक है। अब यहाँ मैम क्या है? तो आप कहोगे कॉर्टेक्स है। क्या है? कोर्टेक्स है, ठीक। इधर लिखेंगे तो मिट जाएगा। अब ये जो हम बना रहे हैं सर्कल, ये क्या है मैम? तो यही क्यूटिकल है, ठीक है। तो बाहरी आवरण क्या है? क्यूटिकल है, और अंदर का क्या है? कोर्टेक्स है, और उसके भी अंदर का क्या है जो थर्ड लेयर है? तो आप कहोगे मैम मेडुला है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग का आंसर मिल गया। उत्तम कोटि के ऊन में चमक कम, जबकि निम्न कोटि के ऊन में अधिक चमक पाई जाती है। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? बोर हो रहे तो एक घुट पानी पी लो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इधर उधर टहल लो। ऊन के तंतु कमजोर होते हैं। भीगने के बाद इसकी मजबूती में 20 से 30% या 40% मजबूती कम हो जाती है, ठीक है। ऊन के रेशे विभिन्न रंगों के होते हैं। ऊन के में अधिक उत्तम अति अति उत्तम लोचमयता पाई जाती है, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। जैसे ही चाहो ऐसे मोड़ के स्वेटर क्या हम लोग पहन के सो जाते हैं, क्या होता है? सब कहते फैल जाएगा फैल जाएगा, लेकिन क्या है? फैलता तो, लेकिन फिर क्या रिकवर हो जाता है, ठीक। ऊन के तंतु उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। इसलिए सर्दी के मौसम में पहनने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। धूप एवं प्रकाश का ऊन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे ऊनी तंतु कमजोर एवं उनकी चमक कम हो जाती है। सामान्यतः ऊनी तंतुओं पर फफूंदी नहीं पनपते हैं, अर्थात फफूंदी के प्रति अवरोधक होते हैं। ऊन के रेशों पर अम्ल यानी तनु अम्ल जो होता है का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। कहे ना, जितने भी प्रोटीन और प्रोटीन फाइबर कौन कौन से हैं? एक तो मेम्बोल हो गया, एक सिल्क हो गया। तो ये दोनों के लिए क्या होगा? अम्ल बेस्ट होता है, ठीक है। और इनके लिए क्षार क्या होगा? तो वो नुकसानदायक होगा। क्षार के अभाव में ऊनी तंतु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रभाव में, अभाव में नहीं। अभाव में तो कमी हो गया तो अच्छी चीजें हो गई, ठीक। तो मतलब क्या, प्रभाव में क्या होता है? नष्ट हो जाता है, ठीक। अम्लीय पसीने का कम प्रभाव तथा क्षारीय पसीने का कुप्रभाव पड़ता है, ठीक है। हल्की विरंजक का कोई प्रभाव नहीं, जबकि तीव्र विरंजक द्वारा ये प्रभावित होते हैं। ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया स्काउरिंग कहलाती है, ठीक। क्या कहलाएगी? स्काउरिंग कहलाएगी। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊन में शल्कें दिखाई देती हैं। शल्कें जितनी अधिक होंगी, ऊन उतना ही उच्च कोटि का होगा। कितना क्या होगा? उच्च कोटि का होगा। टैगलॉक ऊन क्या होता है मैम? टैगलॉक ऊन क्या है? निम्न श्रेणी के ऊन को क्या कहते हैं? टैगलॉक ऊन कहते हैं, ठीक। शेयरिंग भेड़ के शरीर से ऊनी रेशों को कतरने की एक सामान्य प्रक्रिया है। यानी शेयरिंग क्या है? तो शरीर के भेड़ के शरीर से बाल उतारने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? शेयरिंग कहेंगे। ऊनी रेशे शिकन प्रतिरोधी होते हैं। ऊन के उत्पादन का सही क्रम क्या है? तो शेयरिंग यानी काटना, श्रेणी में रखना यानी ग्रेडिंग, कार्बोनाइजिंग, फिर कार्डिंग एंड कॉम्बिंग, ठीक है। देखिए यहाँ भी क्या है? पहले कार्डिंग फिर कॉम्बिंग। ये चीजें आपको याद रखना है। पहले हम बाल को धुलते हैं फिर कंघी करते हैं। अब इधर आ जाओ, आप लोग शिल्क पे देख लो। शिल्क एक प्राणिज जंतु है जो कि शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। कौन से पेड़ पे? शहतूत। शहतूत जानते हो, जो गांव में तूत होती है, अभी तो फल दे करके खत्म हो चुकी होगी। वही क्या है? वही शहतूत होता है, ठीक। उसी के पत्ते पे क्या होते हैं? ये उसी के पत्ते को खा करके पलते और बढ़ते हैं, ठीक है। आप कहोगे मैम सिल्क जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम एक प्रोटीन तंतु है। इसकी प्रोटीन को सेरेसिन कहते हैं और फाइब्रिन प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। इसकी प्रोटीन क्या होगा? सेरेसिन और फाइब्रिन प्रोटीन होता है, ठीक। रेशम के कीड़े को पालना रेशम के उत्पादन की पहली प्रक्रिया होती है, ठीक। रेशम के कीड़े का जीवन काल लगभग 2 माह होता है।
फोटो खींचने के लिए देख रहे हैं आप लोग कितना उपाय किया गया है। नहीं तो पेज उड़ने लगता है ना, सही से होता नहीं है। मोटी मोटी किताबें हैं तो सही से खोलना नहीं बनता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल लगभग 2 माह होता है। दिन में कितना होता है? 37 से लेकर के आगे आप लोग बताइएगा कितना दिन होता है। इस अवधि में रेशम का कीड़ा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आप कहोगे मैम, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ठीक, यही क्या है क्रम है, इसको याद रखिएगा। चीन को रेशम का जन्मदाता कहते हैं। कौन खोजा था? तो वहां की रानी खोजी थी, उनका नाम क्या था? तो शी लिंगची था। क्या था? शी लिंगची, ठीक। रेशम को वस्त्रों की रानी कहते हैं और कॉटन को क्या कहते हैं? वस्त्रों का राजा कहते हैं, ठीक। रेशम के कीड़े को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। देखिए यहाँ आ गया। ये सभी प्राकृतिक तंतुओं में सबसे अधिक लंबा होता है। सामान्यतः रेशम के तंतु की लंबाई 500 से 1000 मीटर तक होती है, ठीक। रेशम की प्राप्ति के लिए कोकून को प्यूपा अवस्था में ही मार दिया जाता है। सभी प्राकृतिक तंतुओं में रेशम का तंतु सबसे अधिक मजबूत होता है। प्राकृतिक तंतुओं में से रेशम एक अकेला ऐसा तंतु है जिससे सीधे ही बटाई करके धागा तैयार किया जा सकता है, ठीक है। रेशम प्रोटीन तंतु है, इसलिए यह उष्मा का कुचालक होता है। गर्मी के दिनों में रेशम को पहनना उत्तम नहीं होता, ठीक है, ठंडी के समय में ठीक है। रेशम में लचीलापन और कोमलता का गुण होता है। रेशम में ऊन की अपेक्षा कम किंतु अन्य प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा अधिक लोचदारता पाई जाती है, ठीक है। अगर प्रश्न बन जाए कि रेशम में क्या ऊन से अधिक लचीलता पाई जाती है, तो आप कहोगे नहीं, कि आप ऊन में ज्यादा होगा, लेकिन अन्य प्राकृतिक जो वस्त्र जैसे कॉटन हो गया, लीलेन हो गया, जूट हो गया, उनसे क्या है? अधिक होगा, ठीक है। ऊन के बाद अन्य प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा रेशम में इस गुण का पाया जाना रेशम की विशेषता को क्या करता है? बताता है कि ये अपने आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। अर्थात इसे मुट्ठी में दबाकर छोड़ दे तो वह अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेता है। रेशम में उत्तम अवशोषक क्षमता होती है, इसलिए यह गर्मी के लिए उत्तम वस्त्र माना जाता है। ये तो लाइन हमें नहीं समझ में आई, आप लोगों को समझ में आई हो तो बताइएगा, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए ठीक है। रेशे के तंतु कोमल व नाजुक होते हैं। इसमें ताप सहने की क्षमता ऊन से कम होती है। रेशमी वस्त्रों पर धूप एवं प्रकाश का बुरा प्रभाव पड़ता है। रेशम सूर्य की परावैंगनी किरणों से प्रभावित हो जाता है और इनका रंग फीका कमजोर होकर नष्ट हो जाता है, ठीक। अम्ल का रेशम के रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक मच्छर है बार बार आकर काट रहा है। रेशमी वस्त्रों पर पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है। सिल्क विज्ञान या सिल्क के उत्पादन को सेरिकल्चर कहते हैं। कच्चे रेशम में सेरेसिन तथा फाइब्रोन नामक प्रोटीन होता है। यहाँ पे देखिए, सेरेसिन क्या है? गोंद है, ठीक है। सेरेसिन क्या है? गोंद है। और फाइब्रिन क्या है? प्रोटीन है। यहाँ ये भी प्रश्न बना है, ठीक है। आप लोग केवल इसको प्रोटीन मानकर मत चलिएगा। रेशमी वस्त्रों में लगभग 10% तक नमी अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। सस्मीरा का सही रूप क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन है, ठीक है। रेशम उष्मा का क्या है? कुचालक है। ये सब क्या है? रेशम के तंतु हैं, ठीक। इधर आ जाइए, यही पेज आप लोग का लास्ट हो जाएगा और यही पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? वीडियो को पॉज कर देंगे, यानी फिनिश कर देंगे, ठीक। रेशम के प्रकार कितने हैं? टाइप ऑफ सिल्क। तो आप कहोगे मैम, रेशम के प्रकार, एक तो उत्पादित रेशम होता है, एक स्वनिर्मित होता है, ठीक है, एक कल्टीवेटेड होता है, एक बताइएगा क्या होता है? वह रेशम जो शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त होते हैं और जिसे व्यावसायिक स्तर पर अच्छी देखरेख में सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जाता है, उसे उत्पादित रेशम कहते हैं, ठीक है। स्वनिर्मित रेशम को जंगली रेशम भी कहा जाता है। स्वनिर्मित यानी अपने आप निर्मित हो गया, हमने लगाया नहीं, अपने आप। क्या कहते हैं? जंगली घास है, जंगली पालक है, जंगली कुछ भी है, ठीक है। तो क्या है? जंगली यानी हमने नहीं लगाया, ठीक। स्वनिर्मित यानी खुद ही निर्मित हो गया। स्व मतलब खुद, निर्मित मतलब पैदा हो जाना, यानी खुद ही निकला है, हमने लगाया नहीं, ठीक। अपने आप से भी तो चीजें निकल आती हैं। तो स्वनिर्मित जो होगा जंगली रेशम भी कहा जाता है। स्वनिर्मित रेशम के कीड़े जंगल में ओक, बबूल, अरंडी आदि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। किस पे पाले जाएंगे? ओक के वृक्ष पे, बबूल के वृक्ष पे, अरंडी आदि के बीज पे क्या है? पाले जाते हैं, ठीक है।
जंगली रेशम के रेशे का रंग भूरा होता है, इसमें चमक कम व अधिक मजबूती अधिक होती है, अतः इनसे टिकाऊ वस्त्र नहीं बनते हैं। अब क्या है, स्वनिर्मित रेशम 3 प्रकार के होते हैं, एक मूंगा रेशम, एक टसर रेशम, एक अरंडी रेशम। ठीक, तो मूंगा रेशम के कीड़े ओक के वृक्ष के पेड़ पर पाले जाते हैं। ठीक है, मूंगा रेशम के कीड़े ओक की पत्तियां खाकर जीते हैं। ओक की पत्तियों में टैनिन की अधिक मात्रा होती है। आप लोग बताइएगा टैनिन किस में होता है, कॉफी में या चाय में या दोनों में? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टसर रेशम के कीड़े ओक एवं बबूल दोनों के पेड़ों पर पाए जाते हैं। अरंडी रेशम के कीड़े अरंडी के पेड़ों पर पाए जाते हैं। ठीक, रेयान। रेयान एक मानवकृत रेशा है, यानी मैन मेड फाइबर है। रेयान का शाब्दिक अर्थ है सूर्य के किरणों का परावर्तन। क्या है? सूर्य के किरणों का परावर्तन। रेयान के प्रकार कौन कौन से हैं? पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयान और सेलुलोज एसीटेट रेयान। ठीक है, पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयान क्या है? नाइट्रोसेलुलोज रेयान, क्युप्रामोनियम रेयान और बिस्कस रेयान। ठीक, अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेयान रासायनिक रूप से सेलुलोज होता है। रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। कृत्रिम नहीं, कृत्रिम रेशम तो क्या है, नेचुरल सिल्क कहते हैं। रेयान की बड़े रेशे को फिलामेंट और छोटे रेशे को स्टेपल कहते हैं। आप कह दो मैम इसमें कौन सी बड़ी नई बात है? किसी का भी छोटा रेशा होगा तो हम उसे स्टेपल ही कहेंगे और बड़ा होगा तो हम उसे फिलामेंट ही कहते हैं। ठीक है, रेयान वस्त्रों में ऊन एवं रेशे से कम प्रतिस्कंदता पाई जाती है। रेयान के रेशों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ठीक, रेयान के रेशे ऐच्छिक लंबाई से प्राप्त किए जाते हैं। ऐच्छिक मतलब हमारे इच्छा पे, हम चाहे तो बड़ा कर दे, हम चाहे तो छोटा कर दे, हम चाहे और बड़ा कर दे और बड़ा कर दे। ठीक है, रेयान के रेशे में ऊन की अपेक्षा अधिक मजबूती होती है, परंतु रेशम से कम मजबूत होता है। ठीक है, ऊन से क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन रेशम से कम होगा। ठीक, सूखी अवस्था में रेयान के तंतु मजबूत होते हैं, परंतु भीगने पर इनकी अवस्था क्या है, 40 से 70% तक कमजोर हो जाती। याद रखिएगा, रेयान कितने प्रतिशत कमजोर होती है? 40 से 70%। ठीक है, और क्या कमजोर हो रहा था गीले अवस्था में? ऊन कमजोर हो रहा था, कितना? 40%। और कौन मजबूत हो रहा था मैम? कॉटन मजबूत हो रहा था, कितना हो रहा था? 30%। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। रेयान के कपड़ों को धोते समय विशेष ध्यान दिया जाता है, इन्हें रगड़कर या खींचकर साफ नहीं किया जाता। रेयान को कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं। रेयान वस्त्रों में ऊन एवं रेशम से कम प्रतिस्कंदता पाई जाती है। रेयान के रेशों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इधर आ जाइए आप लोग। इसमें ये सारी चीजें छोड़ दिया है कि किसका कौन फादर है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग अलग से देख लीजिएगा, या तो मैं ही किसी टेस्ट सीरीज में ला दूंगी, या तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। रेयान का रेशा काफी चमकदार होता है। इसकी चमक को कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, का लवड़ी घोल मिलाया जाता है। सामान्यतः रेयान के रेशे का रंग सफेद होता है, परंतु कताई करते समय बिस्कस रेयान पीला, एसीटेट रेयान रंगहीन तथा क्यूप्रामोनियम रेयान सफेद होता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं भी क्या है नोट करके रख लीजिएगा। अगर प्रश्न बन जाए, यही कठिन प्रश्न होते हैं। देखिए आखिर दिया कि नहीं दिया है। विस्कस रेयान का कलर कैसा होगा? आप कहोगे पीला होगा। कैसा होगा? पीला होगा। एसीटेट रेयान कैसा होगा? मैम इसमें कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, और क्युप्रामोनियम रेयान कैसा होगा? तो मैम व्हाइट होगा। एक बार क्लीन कर दे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्यूप्रामोनियम रेयान ताप का अच्छा सुचालक होता है, इसके रेशे अत्यंत बारीक होते हैं। विस्कस रेयान भी ताप का अच्छा सुचालक होता है। रेयान में सिकुड़न का अवगुण उपस्थित होता है। रेयान की सतह काफी चिकनी एवं चमकदार होती है, इसलिए इस पर धूल कण गंदगी अपने आप झड़ जाते हैं। इसे कहा जाता है कि शरीर के सबसे करीब रहने वाला क्या है? वस्त्र होता है। रेयान के वस्त्रों पर धूल एवं प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक मजबूत रेशा नायलॉन होता है। नायलॉन 20वीं जगत का चमत्कार कहा जाता है। रेयान 19वीं जगत का कहा जाता है। याद करने का ट्रिक बताए थे कि रेयान में 3 अक्षर होंगे और नायलॉन क्या होगा? 4 होगा। तो जो कम होगा कम के साथ जाएगा, जो ज्यादा होगा ज्यादा के साथ जाएगा। ठीक है,
पहला मानव निर्मित रेशा रेयान ही है। नायलॉन पॉलीएमाइड रेशा है। एस्बेस्टस के तंतु खनिज तंतु होते हैं। खनिज तंतु और कौन कौन है? आप कहोगे मैम गोल्ड है और सिल्वर है और एस्बेस्टस है, ठीक है। आर्लान एक प्लास्टिक या एक्रिलिन रेशा का उदाहरण है। रेयान के वस्त्र जल्दी फफूंदी से प्रभावित होते हैं, इसलिए इन्हें नमी वातावरण में नहीं रखना चाहिए। कीड़ों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। सांद्र एवं शक्तिशाली अम्ल रेयान के रेशों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। सिरका का बिस्कस एवं कुप्रामोनियम रेयान पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। तीव्र एवं शक्तिशाली क्षार रेयान के रेशों को क्षतिग्रस्त करके नष्ट कर देते हैं, इसलिए धुलाई करते समय मृदु एवं नरम साबुन का उपयोग किया जाता है, ठीक। हल्के ब्लीच द्वारा अप्रभावित रहते हैं, लेकिन तीव्र ब्लीच द्वारा ये प्रभावित होते हैं और इनके तंतु तथा रंग कमजोर हो जाते हैं। रेयान के रेशे पसीने के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। पसीने से इनके रंग, मजबूती, चमक आदि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या है? रेयान के तंतु हैं। अब यहाँ नायलॉन आ गया। नायलॉन क्या है हम लोग किसी और वीडियो में लेकर आएंगे, अब पढ़ेंगे। चल आइए इसको फिनिश कर देते हैं। नायलॉन की खोज डॉक्टर वेलेस कैरोथर्स कैरोथर्स ने की थी, ठीक है। सन 1929 ईस्वी में अमेरिका की ड्यूट पोंट डीमश एंड कंपनी ने अनुसंधान के द्वारा पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार किया। नायलॉन रेशे का निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का निश्चित एवं नियंत्रित अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा नायलॉन से ही शुरू होगा, भले ही यहाँ पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें। आप लोगों से फिर अब छोड़कर भाग मत जाइएगा कि चलो पढ़ ली भाग चलो। एक बार सुन लीजिए कि चैनल को क्या करना है, आपका चैनल है, मेरा नहीं है, तो इसको क्या है, लोगों में शेयर भी करना है, ठीक है। और पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पढ़ाई खत्म हो गई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो जा रहे हैं उसको भी देखिए, कम्युनिटी पे पोल करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।